नमस्कार दोस्तों। जो आप लोग का प्री बोर्ड परीक्षा चल रहा है 2025 सामान्य हिंदी का उसका पेपर है। तो इसमें 10 जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसको हम कर लेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न करने के बाद हम लोग गद्यांश पढ़ेंगे और गद्यांश के बाद पद्यांश और संस्कृत के 2 क्वेश्चन आंसर हैं, यानी कि संस्कृत में जो गद्यांश पद्यांश है उसको करेंगे। और जो लास्ट में दोस्तों दिया रहता है एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए और लोकित्या मुहावरे लिखिए, तो हम उसको भी करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खंड क है दोस्तों बहुविकल्पी प्रश्न और पहला में दिया है कि पर्दा कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमरकांत, यशपाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यशपाल, यानी कि 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है ख नंबर कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक। तो चिंतामणि क्या है दोस्तों? निबंध है, यानी कि 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और ग दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना उपन्यास विधा की रचना है? निम्नलिखित में कौन रचना उपन्यास विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण, फिर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि बाणभट्ट की आत्मकथा। और तीसरा दिया है कि कलम का सिपाही और पथ के साथी। तो दोस्तों ग नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाणभट्ट की आत्मकथा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों दिया है कि वोल्गा में गंगा रचना के लेखक हैं। वोल्गा से गंगा रचना के लेखक हैं रामवृक्ष बेनपुरी, अज्ञेय, राहुल सकृत्यायन, चतुर्सेनी शास्त्री। तो दोस्तों जो वोल्गे से गंगा है उसके लेखक कौन है? राहुल संकृत्यायन, यानी 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। और आगे क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं मथुरा नाथ शुक्ल, दौलत राम, ज्योतिश्वर ठाकुर, राम प्रसाद निरंजनी। तो दोस्तों जो वर्ण रत्नाकर हैं उसके रचनाकार कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर। और दूसरा का दिया है दोस्तों क नंबर की निम्नलिखित में कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है? प्रेम माधुरी, कामायनी, निरुपमा, युगवाणी। तो भारतेंदु युग में कौन सी रचना लिखी गई है? दूसरा का पहला आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रेम माधुरी इज राइट आंसर। और ख नंबर दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ रीतिकाल में लिखा गया है? साकेत, उर्वशी, सूरसागर, बिहारी सतसई। तो रीतिकाल में कौन सी ग्रंथ लिखी गई है? बिहारी सतसई, यानी कि 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और ग में दोस्तों दिया है कि वैदेही वनवास के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? वैदेही वनवास के अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओं जी, यानी कि 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और घ नंबर दिया है कि जयशंकर प्रसाद की किस रचना के नायक मनु है? जयशंकर प्रसाद की किस रचना के नायक मनु है? प्रेम पथिक, झरना, कामायनी, कानन, कुसुम। कानन कुसुम। तो इसका आंसर राइट क्या आ जाएगा दोस्तों? कामायनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा कामायनी। और अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रचना छायावादी काल में रचित एक शोकगीत है? राम की शक्ति पूजा, मौन निमंत्रण, सरोज स्मृति, नौका विहार। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? सरोज स्मृति, यानी कि 3 नंबर। और अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों हमको गद्यांश ध्यान से पढ़ना था कि गद्यांश ध्यान से पढ़ने में गद्यांश में खुद ऐसा कोई ना कोई शब्द होता है जो खुद बता देता है वो किसका है और किससे लिया गया है। तो इसमें दोस्तों गद्यांश है कि रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामान महामान व समूह तो महामानव समूह कहा है। महामानव समूह कहा है। विचित्र देवा हैं वहाँ असुर आए, आर्य आए, शक आए, हुर आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए। न जाने किन मानव जातियाँ यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगाई। जैसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, जिसे हम
हिंदू रीति नीति कहते हैं वे अनेक आर्य और आर्योत्तर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितने स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, यानी कि अशोक आ गया। तो दोस्तों अशोक आ गया यानी कि अशोक के फूल से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं अशोक के फूल के लेखक। दोस्तों दिया कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो गद्यांश का संदर्भ लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के अशोक के फूल नामक पाठ से है। और इसके जो लेखक हैं कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और क्वेश्चन दिया दोस्तों कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो क्या है दोस्तों रेखांकित अंश? रेखांकित अंश है दोस्तों जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वे अनेक आर्य और आर्योत्तर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। तो इसका क्या आ जाएगा दोस्तों कि इसमें द्विवेदी जी कहते हैं कि जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, यानी कि जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं ये अनेक आर्य और आर्योत्तर जाति के सम्मिश्रण से बने हैं। उपादानों का अद्भुत सम्मिश्रण, यानी इसका क्या हो जाएगा कि दोस्तों ये आर्य और आर्योत्तर जाति के सम्मिश्रण से बने हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया। और दिया है कि इस देश की विचित्रता से लेखक का क्या आशय है, यानी कि आपको बता देना है कि विचित्रता यानी शक है, होड़ है, ये सब आपको लिखना है। और आगे दिया है कि प्रस्तुत गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, यानी कि इसका भाव स्पष्ट करना है आपको। और लिखा है कि मानव समुद्र और आर्योत्तर शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या हो जाएगा? दोस्तों महामानव समुद्र से ही पता चल रहा है, जैसे कि विविध मानव जातियों और संस्कृतियों का विशाल मिश्रण। इसका क्या जाएगा कि विविध मानव जातियों और संस्कृतियों का विशाल मिश्रण। और आर्योत्तर शब्द का दोस्तों अर्थ क्या आ जाएगा? आर्योत्तर शब्द का अर्थ हो जाए दोस्तों आर्यों के अलावा या गैर आर्य। और दोस्तों इसमें अथवा में करके दिया है कि जो भी कुछ हम इस संसार में दिखते हैं वह ऊर्जा का ही रूप है। जैसे कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। इसलिए जब हमने यह जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है, वे एक दूसरे से पूरा तादात्म्य रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थ की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बातें नहीं है। और दोस्तों दिया कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो इसका संदर्भ दोस्तों हो जाएगा कि ये जो हम और हमारा आदर्श है उस पाठ से लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है कि जो भी कुछ हम इस संसार में देखते हैं वो ऊर्जा का ही रूप है। तो इसका दोस्तों व्याख्या क्या हो जाएगा कि जो लेखक एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि इस संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो ऊर्जा का ही रूप है। महर्षि अरविंद ने भी यह कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। पूरा जगत ऊर्जा से ही संचालित है, बिना ऊर्जा के प्राणियों का जीवन संभव ही नहीं है। और अगला है दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि महर्षि अरविंद के कथन का क्या आशय है। तो आपको आशय समझा देना है कि जीवन का मतलब कि ऊर्जा का ही अंश है, हम सब ऊर्जा है, ऊर्जा नहीं है तो कोई अस्तित्व नहीं है किसी का। और अगला कि लेखक के अस्तित्व का हिस्सा किसे माना है, इसको भी समझाना है। और अगला है कि भौतिक इच्छाओं के संबंध में लेखक का क्या मत है। तो यहाँ पे दोस्तों पढ़ना है और बताना है कि जो भौतिक इच्छाएं हैं दोस्तों उसके बारे में लेखक का क्या मत है। और 4 नंबर दोस्तों दिया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तुम मांसाहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम सुदबुद्धि आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें
आसारभ भव, शून्य लीन आधार उम्र होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासित। तो दोस्तों आपको उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो ये दोस्तों कहाँ से लिया गया है, तो इसका शीर्षक दोस्तों क्या आ जाएगा, जो बापू के प्रति हैं वो उस शीर्षक से लिया गया, और इसके जो कवि हैं वो कौन है, पंत जी हैं। कवि इसके कौन है, सुमित्रानंद पंत जी हैं। और अगला रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आपको, और कवि इस पंक्ति में किस चर्चा कर रहा है, इस पद्यांश का भावना को प्रकट करना है। अस्तिहीन का तात्पर्य है, इसको लिखना है आपको कि अस्तिहीन का क्या तात्पर्य है। और अथवा में करके दिया है दोस्तों कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख गात। तो दोस्तों इसका उपयुक्त पद्यांश क्या हो जाएगा, तो जो श्रद्धा मनु है शीर्षक उससे लिया गया है, और इसके जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। और आपको रेखांकित पंक्ति की व्याख्या करना है, दुख और सुख की तुलना किससे की गई है, इसको लिखना है। इसमें दोस्तों रेखांकित अंश जो पंक्ति है उसकी व्याख्या भी करना है, और दुख और सुख की तुलना किससे की गई है। तो पहले रेखांकित अंश की व्याख्या क्या हो जाएगा कि दुख की पिछली रात के बीच से ही मुख की नई सुबह का विकास होता है। यहाँ रात दुख और सुबह सुख का प्रतीक है। यहाँ जो रात है दोस्तों दुख का प्रतीक, और सुबह सुख का प्रतीक है, जिसका तात्पर्य है कि जीवन में दुख के बाद सुख अवश्य आता है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। और दुख और दोस्तों सुख की तुलना किससे की गई है, तो दुख की तुलना पिछली रजनी, रजनी का मतलब होता है दोस्तों रात, यानी कि दुख की तुलना रात से, और सुख की तुलना नवल प्रभात, यानी नवल प्रभात का मतलब नई सुबह से की गई है। और आगे दोस्तों की पद्यांश में श्रद्धा किसको प्रेरणा दे रही है, तो पद्यांश में श्रद्धा हताश और निराश मन वाले मनु को प्रेरणा दे रही है। और अगला है दोस्तों कि नवल और गात शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नवल और गात शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो नवल का मतलब होता है दोस्तों नया, यानी कि नया नवीन, और गात का मतलब होता है दोस्तों शरीर। और 5 नंबर में दोस्तों दिया है कि निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, जैनेन्द्र कुमार, जी सुंदर रेड्डी। और ख में दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक का साहित्यिक पर कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। और आगे दिया है दोस्तों 6 नंबर में कि ध्रुव यात्रा और लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। और अथवा में करके दिया है कि कर्मनाशा की लहर अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। अस्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक खंड काव्य के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मुक्ति यज्ञ खंड कथा वस्तु, मुक्ति यज्ञ के प्रमुख पात्र, चारित्रिक विशेषताएं का वर्णन। रश्मिरथी खंड काव्य के अंतिम सर्ग की कथा पर प्रकाश डालिए। और रश्मिरथी खंड काव्य के नायिका का चरित्र चित्रण। सत्य की जीत खंड काव्य, सत्य की जीत खंड काव्य का कथन और युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण कथन। और त्यागपति खंड काव्य के तृतीय सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। और त्यागपति खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्रांकन कीजिए। और श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार की चित्रार्थिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। श्रवण कुमार खंड काव्य की संक्षिप्त कथा वस्तु लिखिए। और आगे दोस्तों की आलोक वृत्त खंड काव्य की कथा वस्तु और आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर नमक सत्याग्रह की कथा का संक्षेप वर्णन कीजिए। और ख में दिया दोस्तों संस्कृत दिया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश पर में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ अनुवाद कीजिए, यानी कि वो किस पाठ से लिया गया है और इसका अनुवाद भी हिंदी में करना है। आत्मनस्तु वै कामात् पतिः प्रियो भवति न वा अरे जाया
कमाया जाया प्रिय भवती आत्मनस्तु वै कमाया जाया प्रिया भवती न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कमाय पुत्रो वित्तं न प्रियं भवति आत्मनस्तु वै कमाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति न वा अरे सर्वस्य कमाय सर्व प्रियम भवति। तो दोस्तों इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, और जो आत्मज्ञ और सर्वज्ञ वाला जो पाठ है उससे लिया गया है, और इसका अनुवाद दोस्तों क्या हो जाएगा, आत्मनस्तु वे कमाय पतिः प्रियो भवति, यानी कि अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। न वह अरे, और अपने ही स्वार्थ के लिए पति को, अपने स्वार्थ से ही वह पति को चाहती है अथवा प्रेम करती है। नहीं जाया माने पत्नी, नहीं पत्नी, और आगे क्या आ जाएगा दोस्तों कि नहीं पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। नहीं पुत्र, न वा अरे पुत्र से, यानी कि नहीं पुत्र और धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय होता है, अपनी ही कामना के लिए पुत्र अथवा धन प्रिय होता है। और न व अरे सर्वस्व कमाए सर्वम प्रिय भवति, और न ही सबकी कामना के लिए सब प्रिय होता है, अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होता है। और अतः में करके दिया दोस्तों कि हिंदी संस्कृत भाषासु अस्य समान अधिकार आसीत्, हिंदी हिंदुस्तानता मुख्यानयन अयम निरंतरम अस्य समान अधिकार आसीत्, हिंदुस्थानान मुख्यानाय अयम निरंतरम प्रयत्नं करोति, शिक्षैव देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति, अतः श्री मालवीय वाराणस्यां काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य संस्थापन करोत्। यानी दोस्तों ये जो महामना मालवीय वाला पाठ है, महामना मालवीय वाला पाठ है जो दोस्तों उससे लिया गया है। और इसका अनुवाद क्या आ जाएगा दोस्तों कि हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए उन्होंने निरंतर प्रयत्न किया, शिक्षा से ही देश और समाज के नवीन प्रकाश उदय होता है। अतः श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। और ख में दोस्तों दिया है कि दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ अनुवाद कीजिए। क्या दिया दोस्तों कि न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम व भ्रातभाज्यम न च भारकाय व्यये कृते वर्धते एवं नित्यम विधानम सर्वधनम प्रधानम। तो ये दोस्तों जो सुभाषित रत्नानी वाला पाठ है उससे लिया गया है, और इसका हिंदी अनुवाद क्या आ जाएगा दोस्तों कि विद्यारूपी धन समस्त धनों में प्रधान है, यानी कि प्रधान है, श्रेष्ठ है, प्रधान है, क्योंकि न तो चोर उसे चुरा सकता है, न राजा उसे छीन सकता है, न भाई द्वारा बांटा जा सकता है, और न ही बोझ बनता है, अर्थात भार रूपी नहीं है, और खर्च करने पर यह निरंतर बढ़ता है, अन्य धनों के समान घटता नहीं है। और अथवा में करके दिया है दोस्तों कि व्रजादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि लोकोत्तराणं चेतांसि को नु विज्ञातुर्मर्हति। और इसका दोस्तों क्या आ जाएगा, इसका अनुवाद क्या आ जाएगा कि असाधारण व्यक्ति के व्रज से कठोर और फूल से भी अधिक कोमल चित्त को कौन जान सकता है। 9 नंबर में दोस्तों दिए हैं कि मुहावरा लोग कहते हैं किसी एक का अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग कीजिए। उंगली टेढ़ी करना, यानी कि किसी से अपना काम बलपूर्वक करना। और इसका करेंगे आप जैसे वाक्य प्रयोग तो कैसे कर सकते हैं कि कंपनी के मालिक अपने कंपनी के आलसी कर्मचारियों से
आलसी कर्मचारियों से काम बराबर करवा लेते हैं। वे टेढ़ी उंगली से कील निकालना अच्छी तरह से जानते हैं। और हवाई किले बनाना यानी कि बड़ी बड़ी कल्पनाएं करना, यानी कि इसका जो वाक्य प्रयोग दोस्तों कैसे कर सकते हैं कि केवल हवाई किले बनाने से सफलता नहीं मिलती मित्र, उसके लिए कुंदन की तरह आग में जलना पड़ता है। उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना यानी कि उल्टा काम करना। सोहन जैसे झगड़ालू व्यक्ति का समझौता के लिए तत्पर होना उल्टी गंगा बहाने के समान है। और गुलर का फूल होना यानी कि गुलर का फूल होना यानी कि दुर्लभ होना, न दिखाई देना। आज के समय में सच्चा दोस्त मिलना गुलर के फूल के समान है, यानी कि जो आज के समय में सच्चा दोस्त जल्दी नहीं मिलता है, यानी कि गुलर का फूल होना यानी कि दुर्लभ है। और दोस्तों ये अपठित गद्यांश दिया है कि जो अनगढ़ है, जिसकी कोई आकृति नहीं, ऐसे पत्थरों से जीवन की आकृति प्रदान करना, उसमें कलात्मक संवेदना जगाना और प्राण प्रतिष्ठा करना ही संस्कृति है। वस्तुतः संस्कृति उन गुणों का समुदाय है जिन्हें अनेक प्रकार की शिक्षा द्वारा अपने प्रयत्न से मनुष्य प्राप्त करता है। संस्कृति का संबंध मुख्यतः मनुष्य की बुद्धि एवं स्वभाव आदि मनोवृत्ति में है। संक्षेप में सांस्कृतिक विशेषताओं का संबंध मनुष्य की मनोवृत्तियों से है और जीवन मूल्य भी इनसे संबंध रहते हैं। सांस्कृतिक सामूहिक उल्लास की कलात्मक मानवीय अभिव्यक्ति है। और दोस्तों अनगढ़ से क्या आशय है, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर संस्कृति कैसे परिभाषित करेंगे और सामूहिक उल्लास के आशय को स्पष्ट कीजिए। और अथवा में दिया है दोस्तों कि साहित्य का जीवन के साथ गहरा संबंध है। साहित्यकार अपनी पैनी दृष्टि से देखता है और संवेदनशील मन से उसे अभिव्यक्ति करता है। चारों ओर देखे गए सत्य और भागे हुए यथार्थ को सब कभी कल्पना के रंग में रंग पर तो कभी ज्यों का त्यों पाठ के सामने प्रस्तुत कर देता है। साहित्यकार के सौंदर्य को देखने और परखने का अद्भुत शक्ति होती है। साहित्यकार जब समाज को अपने मन की बात सुनाता है तो साहित्यकार और समाज का संबंध स्पष्ट दिखाई पड़ता है। और उपयुक्त गद्यांश का जो एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। और साहित्यकार की दृष्टि का आशय दोस्तों समझाना है और साहित्य के संबंध को परिभाषित करना है, साहित्य और समाज के संबंध को। और मंदिर और मंदिर, धीमा, जलाशय, पर्वत, पूजाघर, माँ, खंडहर, वृक्ष, पूजाघर। तो दोस्तों मंदिर यानी कि पर्वत, मंदिर यानी कि पूजाघर, यानी बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला है दोस्तों कि मनोज देवता, असुर, गंधर्व, ऋषि, मनुष्य, कामदेव, किन्नर, गंधर्व। तो दोस्तों मनुज का मतलब मनुष्य होता है, मनोज का मतलब कामदेव, मनुज का परिभाषित होता है कामदेव, मनोज, मनोभर, मार, मनसी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 3 नंबर। और अगला दिया है ख नंबर की निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अच्छत, अच्छत का क्या हो जाएगा दोस्तों अखंड। और चावल, राग का क्या हो जाएगा दोस्तों अनुराग, लय, पानी का क्या हो जाएगा जल, तोय, अम्बु, जीवन, जीवनोदक, मुद्रा का क्या हो जाएगा पैसा, चेहरा। और आगे दोस्तों की रास्ता दिखाने वाला, सारथी, पथ प्रदर्शक, निर्देशक, साक्षर, निर्देशक, साक्षर। तो दोस्तों जो रास्ता दिखाने वाला होता है वो कौन होता है पथ प्रदर्शक, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। और दूसरा है कि जो बूढ़ा न हो, सर्वज्ञ, अजर, स्नातक, विज्ञ। तो जो बूढ़ा न हो अजर। और घ में दिया है कि तुम ही निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तुम मेरे से बात मत करो, तुम मुझसे बात मत करो, इसका हो जाएगा तुम मुझसे बात मत करो। घाव में दवा लगाओ, तो घाव पर दवा लगाओ। कृपया अनुग्रह करने की कृपया करें, यानी कि कृपया अनुग्रह करें। मैं सकुशल पूर्वक हूँ, यानी कि मैं सकुल पूर्वक हूँ, सकल कि मैं यानी कि मैं कुशल पूर्वक हूँ। और 12 में दिया दोस्तों कि शांत रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। और ख में दिया है कि संदेह अथवा भ्रांति माल अलंकार का लक्षण है, उदाहरण। चौपाई अथवा सोटा छंद की मात्रा सहित लक्षण उदाहरण लिखिए। और 13 नंबर दिया है कि छात्रवृत्ति हेतु खाता खोलने के लिए बैंक के शाखा प्रबंधक को पत्र। और अथवा में करके दिया है कि लिपिक पद की नियुक्त हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र। और 14 में दिया कि निम्नलिखित में से किसी एक पर
एक विषय पर अपनी भाषा से निबंध लिखिए। वर्तमान युग के तकनीकी एवं संचारिक माध्यमों का महत्व। मेरे प्रिय साहित्यकार, कृषक जीवन और त्रासदी, रामराज्य, सांप्रदायिकता और सद्भावना। धन्यवाद दोस्तों।